यहाँ बेलघरिया में जिस घर में शादी के बाद आकर बसी थीं, आज उर्मिमाला को वह गृहस्थी का घर अक्सर याद आता है। उम्र बढ़ने के साथ जैसे स्मृतियों में डूबने की प्रवृत्ति बढ़ती है, वैसा ही कुछ उनके साथ भी हो रहा है। संध्या के इस समय उनका मन भारी हो जाता है। क्यों? यह वह खुद भी नहीं जानती। दोपहर की गर्मी कम होते ही वह एक कप चाय लेकर बरामदे में रखी कुर्सी पर आ बैठती हैं। सामने खुला पड़ा अनुपजाऊ मैदान, विशाल जलाशय और आकाश का फैला हुआ शामियाना। दूर दूर तक इमारतों का धुंधला सिलहुट। निकट भविष्य में शायद इसका कोई नामो निशान भी न रहे। शहरीकरण की गिरफ्त में सब कुछ विलुप्त हो जाएगा। बेलघरिया के जिस घर में शादी के बाद आई थी, वह घर बार बार याद आता है। उर्मिमाला की उम्र बढ़ने के साथ स्मृतियों में खो जाने की प्रवृत्ति और बढ़ गई है। सामने के छोटे से बगीचे में अखिलेश ने कितने पेड़ लगाए थे। गंधराज नींबू के पेड़ से निकले रस की खुशबू इतनी तेज होती कि गर्मी के दिनों में पानी के चावल में मिलाते ही उसकी सुगंध चारों ओर फैल जाती। जवा, कलके, कंचन और एक शूली का पेड़ भी था। बगीचे में जगह कम पड़ने पर छत पर भी गमलों की कतारें लग गई थीं। बहुत प्रेम से अखिलेश ने 2 मंजिला घर बनाया था। उनका सपना था कि बेटे अमितेश की शादी के बाद घर भरा पूरा हो जाएगा। उर्मिमाला भी पति की इस सोच के साथ सहज रूप से बहने लगी थी। सूर्य क्षितिज के उस पार ढल चुका था। सड़क की लाइटें, बिलबोर्ड की नियन लाइटें जब शहर को अंधेरे में खोने नहीं देती, तब उर्मिमाला को यह कृत्रिमता बहुत चुभती है। वह कमरे में लौट आती है, किताबें लेकर बैठती हैं। पुरानी किताबों को फिर से पढ़ते पढ़ते उनमें डूब जाती हैं। कभी कभी अमितेश या उसकी गैर बंगाली पत्नी मित्रा का फोन आ जाता है। नन्हा पापाई भी थाम्मी से, दादी से बात करता है। उर्मिमाला को अच्छा लगता है, लेकिन वह महसूस करती है कि उम्मीदों की जड़ें बहुत दूर तक फैली होती हैं। इच्छा होती है कि पापाई को गोद में लेकर दुलार करें, उसकी तोतली बातें सुनकर हंसें, उसकी शरारतों को देखें, उसके तोड़-फोड़ को संभालें। लेकिन इस तेज दौड़ती दुनिया में इच्छाएं भी टैबलेट की तरह होती है। निश्चित डोज में ही लेनी होती है, न ज्यादा न कम। उर्मिमाला अकेलेपन से ही जीवन का जितना रस निचोड़ सकती है, निचोड़ने की कोशिश करती है। आगे की कहानी। दादा, यहां से जाने का फैसला ठीक नहीं है। जहां जन्मे, पले बढ़े, वहां से एक अजनबी माहौल में जाकर इस उम्र में कैसे सामंजस्य बिठाओगे? प्रवीर ने व्याकुल होकर कहा था। अगर आधी रात को हम तुम्हें फोन करें तो क्या तुम तुरंत अपनी सवारी लेकर हाजिर हो जाओगे? अखिलेश ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा था, जिससे प्रवीर चुप हो गया था। घर बेचने के बाद जाने से पहले अखिलेश ने कुछ दिन का समय लिया था। वह बगीचे के पेड़ों के पास जाकर खड़े हो जाते, जैसे अंदर से एक बड़ा भारी दुख उमड़कर बाहर आना चाहता हो और वह उसे रोकने का प्रयास कर रहे हों। जाने की रात उर्मिमाला से बोले, तुमने एक बार भी नहीं पूछा कि हम क्यों जा रहे हैं। उर्मिमाला ने जवाब दिया, अब तक तुम्हारे हर निर्णय में सहमति दी है, आज भी वही कर रही हूं। क्या पूछना? कोई ना कोई कारण तो होगा ही। पापा ही कभी इस घर में रहने नहीं आएगा, बस मेहमान की तरह छुट्टियों में आएगा। पूरी कॉलोनी के लोग मुझसे या तुमसे पूछेंगे, पापा ही कब आ रहा है, फोन करता है या वह भी कम कर दिया? ये सवाल वे क्यों पूछेंगे जानते हो? क्योंकि मैंने उसे कभी पड़ोस के बच्चों के साथ बारिश में फुटबॉल खेलने नहीं दिया, उसे कभी मोहल्ले की सरस्वती पूजा का आनंद लेने नहीं दिया, न ही उसने पेड़ से फल चुराने का रोमांच महसूस किया। इसी वजह से वह संपूर्ण इंसान नहीं बन सका। जिसका प्रकृति से रिश्ता नहीं होता, वह माता पिता से भी उदासीन हो जाता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं, यह मेरी ही विफलता है। अखिलेश के स्वर में एक गहरी पीड़ा थी। जहां वे जा रहे थे, वहां कोई किसी की खबर नहीं रखता। वे सिर्फ एक संख्या होंगे, 14 सी 32। जरूरत पड़ने पर हर सेवा उपलब्ध होगी, बस हर महीने पैसे देकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उर्मिमाला ने कहा, ठीक है, देखा जाएगा, अब सो जाओ। उस रात अखिलेश सो नहीं पाए। उर्मिमाला समझ गई कि जो कारण वह नहीं बता रहे थे, वह यह था कि ईस्टर्न बाईपास के पास फ्लैट होने से पापाई को एयरपोर्ट से आने में आसानी होगी, अगर कभी आए तो। लेकिन क्या हम भविष्य को पूरी तरह नियंत्रित कर सकते हैं?
अखिलेश भी नहीं कर पाए। अंतिम मोड़। जब अखिलेश का निधन हुआ उस दिन सब कुछ सामान्य था। बैंक से पेंशन निकालने में थोड़ी देर हो गई थी। दोपहर के भोजन के बाद वे सोने चले गए। जब शाम तक नहीं उठे तो उर्मिमाला ने उन्हें हिलाया, लेकिन वह समझ गईं कि अखिलेश अब नहीं रहे। उनके भीतर हाहाकार मच गया, लेकिन उससे भी अधिक चिंता में घबराकर उन्होंने प्रवीर को फोन किया। छोटे भाई विमल और देवर के बेटे अनिलेश को भी सूचित किया। बहुत देर बाद ध्यान आया कि अमितेश को फोन नहीं किया। अमितेश आधी रात को आया और अगले दिन तड़के उड़ान थी। वह सिर्फ कर्तव्य निभाने आया था। मित्रा ने फोन पर सहानुभूति व्यक्त की। बस ममता के इस बंधन का यही सीमित दायरा था। इसके पार उर्मिमाला अकेली रह गई। फिर एक दिन मित्रा का फोन आया। मां, अमित अब नहीं रहा। यह सुनकर कोई मां क्या प्रतिक्रिया देगी? उर्मिमाला के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। उन्होंने तुरंत फोन लगाया, लेकिन नेटवर्क व्यस्त था। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। 73 वर्ष की वृद्धा अकेली बेटे को अंतिम बार देखने निकली। जीवन कब क्या मोड़ लेगा और उससे बचा नहीं जा सकता, यह पहले से अनुमान नहीं होता। अंततः हमें हर दुख को स्वीकार करना ही पड़ता है। नया निर्णय। लंदन में मित्रा ने कहा, मां, आप चाहें तो यहां स्थायी रूप से आ सकती हैं। उर्मिमाला ने सोचा, बोलो मित्रा, आज मैं तुम्हारी बातें सुनूंगी। आपके बेटे ने कई बार यह प्रस्ताव देने की सोची थी, लेकिन वह संशय में था कि आप यहां आना चाहेंगी या नहीं। उर्मिमाला चुप थीं। कुछ मत सोचिए मां, आपके बेटे ने आपको बहुत मिस किया। अगर आप यहां होती तो शायद उसका तनाव कम होता, उसकी शराब की लत न बढ़ती और यह क्षति न होती। उर्मिमाला ने सोचा, क्या मित्रा मुझे दोषी ठहरा रही है? लेकिन अगले ही क्षण उन्होंने खुद को समझाया, नहीं, वह अपने दुख को बांट रही है। अम्मू, अमित तो मेरा भी बेटा था। अब वह अपने मन की आवाज सुनेगी। मैं यहीं आऊंगी मित्रा, तुम इंतजाम करो। मां, मैं खुद आकर आपको ले जाऊंगी। कोलकाता में हमारा एक ठिकाना बना रहेगा। उर्मिमाला ने सहमति में सिर हिलाया। आज भी वह दिन गिन रही हैं, कब मित्रा का फोन आएगा।